चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनावी शोर भी बढ़ता ही जा रहा है। नामांकन का शोर भी कम नहीं है। रोचक बात यह है कि नामांकन में दाखिल दस्तावेजों के जरिए प्रत्याशियों की कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि अमूमन प्रत्याशी छिपाना चाहते हैं। और इन्हीं चुनावी शोर शराबे के बीच में घूम रही हैं वो सियासी खबरें जिनसे आप अनजान हैं, वो खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। उन्हीं खबरों के रहस्यों को आज मैं समझाऊंगा आपके शो जनतंत्र में। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं आपको राजनीति की वो बातें बताने जो आपको और कोई नहीं बताएगा। मैं आपके साथ सच बेधड़क पर बात करूंगा जनतंत्र की, और इसमें होगी जन जन के दिल की बात और धरातल की पड़ताल। आपके लिए, खुद के लिए, आपके अपने शो जनतंत्र में, ताकि जन भी सलामत रहे और तंत्र भी रहे चौकस। तो देखते हैं जनतंत्र में आज क्या है खास। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 56 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुछ खास चेहरों को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को बाली सीट से टिकट दिया है। प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट में 7 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा भी गया है। इनमें सचिन पायलट समर्थक खिलाड़ी लाल बैरवा भी शामिल हैं, जो कि काफी चौंकाने वाला है। मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर की सिवाना सीट से टिकट दिया गया है। मैं बता दूं, पहले उनका नाम जैसलमेर से भी चला था। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 33, दूसरी लिस्ट में 43 और तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवार घोषित किए थे। अब तक कुल 200 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब 49 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाकी है। चौथी सूची आने के बाद सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा यह है कि अभी भी बहुप्रतीक्षित 2 मंत्रियों की आस अधूरी रही है। लेकिन चर्चा यह भी है कि अंतिम सूची तक कुछ भी हो सकता है। अब बात करें उनकी जिनके टिकट मिलने का सपना टूट गया है, तो उनमें 7 कांग्रेस विधायकों और 1 निर्दलीय के टिकट काटे गए हैं। इसमें बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा, कठूमर से बाबूलाल बैरवा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरी लाल मीणा, सांगोस से भरत सिंह, हिंडौन से भरोसी लाल जाटव, तिजारा से संदीप यादव और बेड़ारा से हीरालाल मेघवाल शामिल हैं। इसके अलावा गंगानगर से निर्दलीय राजकुमार गौड़ को टिकट नहीं मिला है। तो वहीं 10 कांग्रेस विधायकों, 2 समर्थक निर्दलियों को भी टिकट मिला है। इसमें श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत, बयाना से अमर सिंह जाटव, बामनवास से इंदिरा मीणा, निवाई से प्रशांत बैरवा, चौहटन से पद्माराम मेघवाल, धरियावत से नगराज मीणा, बेगू से राजेंद्र सिंह विधूड़ी, अलवर के किशनगढ़वास से दीपचंद खैरिया, नदबई से जोगेंद्र सिंह अवाना शामिल हैं। साथ ही 2 समर्थक निर्दलियों को भी प्रत्याशी बनाया गया है। इसमें खंडेला से महादेव सिंह खंडेला और थानागाजी से कांति प्रसाद मीणा शामिल हैं। महिलाओं को भी इस सूची में भी काफी तवज्जो दी गई है। 6 महिलाओं को टिकट दिए हैं और अब तक कुल 20 महिलाओं को टोटल सूची में टिकट दिए जा चुके हैं। चौथी सूची में 27 नए चेहरों को मौका मिला है। इधर कांग्रेस ने 5वीं सूची भी जारी की। एआईसीसी ने 5 नामों की सूची में फुलेरा से विद्याधर चौधरी को बनाया प्रत्याशी, तो वहीं जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। इसके साथ ही पोखरण से साले मोहम्मद प्रत्याशी बनाए गए। जहाजपुर से धीरज गुजर और आसीन से हंगामी लाल मेवाड़ा प्रत्याशी बनाकर चुनावी रण में उतार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान तेज हो चला है। अब कांग्रेस प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की 7 गारंटियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गारंटी यात्रा निकालेगी। कांग्रेस गारंटी यात्रा के लिए दिग्गज नेताओं को अलग अलग संभागों का प्रभारी बनाया गया है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अजमेर से, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह को जयपुर, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को उदयपुर, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को जोधपुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश को भरतपुर और प्रदेश के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को कोटा संभाग का प्रभारी बनाया गया है।
तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अमृता धवन यात्रा समन्वयक हैं। अगले सप्ताह से गारंटी यात्रा 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इन यात्राओं को किस तरह काउंटर करती है। तो हम बताते हैं कि भाजपा का आखिर क्या है प्लान गारंटी पॉलिटिक्स। दरअसल बीजेपी भी पूरी तरह से चुनाव में हमलावर है। साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों और पार्टी की रीति नीति आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी को 200 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी रथ यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा जारी है। पार्टी का दावा है जनता भी यात्रा से जुड़ रही है। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इन रथों के माध्यम से राज्य सरकार की विफलताओं को भी प्रचारित किया जा रहा है, जिनमें कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार मुद्दा प्रमुख हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्षी नेताओं पर लगातार हमलावर हैं। कई तरह के आरोप वे लगाते रहे हैं। ऐसे में राहुल ने फोन टैपिंग के आरोप को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक आदमी को बचाने के लिए यह सारा खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को कंपनी से नोटिस आता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपके फोन को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। राहुल ने अपने बयान में उद्योगपति गौतम अडानी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अडानी नंबर 1 हैं, दूसरे नंबर पर पीएम मोदी हैं, जबकि तीसरे नंबर पर अमित शाह हैं। इधर राहुल गांधी मीडिया के सामने गरजे तो राहुल गांधी के दिए बयान आईफोन मोबाइल पर हो रहे अटैक पर एप्पल ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया। एप्पल ने अपने बचाव में कहा कि हम लोग नोटिफिकेशन में किसी का नाम नहीं ले रहे। साथ ही यह भी कहा कि हम यह नहीं बताना चाहते कि हमला किस कारण से हुआ है। इससे तो हमला करने वाले सतर्क हो जाएंगे और अपनी रणनीति बदल लेंगे। यह एक नकली अलर्ट भी हो सकता है। एप्पल कंपनी की ओर से फोन हैकिंग अलर्ट के दावे के बीच केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और वह इसकी तह तक जाएगी। देश में कुछ बाध्यकारी आलोचक हैं। ये लोग देश का विकास नहीं देख सकते, क्योंकि जब उनका परिवार सत्ता में था तो वे केवल अपने बारे में सोचते थे। एप्पल द्वारा 150 देशों में अलग अलग लोगों को फोन हैकिंग का अलर्ट मिला है। वहीं एप्पल ने भी कहा कि वह खतरे की सूचनाओं के लिए किसी देश की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। कंपनी ने अपने बयान में कहा प्रायोजित हैकर बहुत अच्छी तरह से वित्त पोषित और परिष्कृत होते हैं और उनके हमले समय के साथ विकसित होते रहे हैं। ऐसे हमलों का पता लगाना खतरे के खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है, जो कि अक्सर अपूर्ण होते हैं। इधर कई नेताओं ने भी कहा कि हमेशा की तरह कुछ ही लोग सरकार प्रायोजित हमले पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं और खुद को शहीद बताने का नाटक कर रहे हैं। सब अच्छा है, लेकिन संभावना है कि हमेशा की तरह ही इस हंगामे की हवा भी निकल जाएगी। जनतंत्र में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चुनावी घमासान के बीच राजस्थान का कौन नेता हो गया इस बार तलाकशुदा। बने रहिए सच बेधड़क के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में नामांकन के दौर शुरू हो गए हैं। ऐसे में टोंक में सचिन पायलट ने पर्चा दाखिल किया। राजस्थान में अगला सीएम कौन के बारे में जब उनसे पूछा गया तो पायलट बोले माफ करो और आगे बढ़ना जरूरी है। पायलट के साथ कई लोगों को देख अंदर काने खूब चर्चा भी चली। पायलट ने भी कह दिया आला कमान की ओर से मुझे कहा गया है कि माफ करो और आगे बढ़ो, यानी कि अगर पायलट माफ करके आगे बढ़ें तो कईयों की चुनावी राह आसान होगी। पायलट ने कहा कि जो भी नाम होगा उसका फैसला हाईकमान करेगा। पायलट ने कहा कि फिलहाल तो हमें चुनावी रण में एक साथ जुटकर कांग्रेस को मिलकर जिताने की पूरी कोशिश करना है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल हाथ के साथ रहकर राजस्थान में फिर से सरकार बनाना है और ऐसा करके ही हम मिशन रिपीट सरकार करेंगे। राजस्थान के सियासी गलियारों में इस समय जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सचिन और सारा का तलाक। जी हां, सचिन पायलट पत्नी सारा पायलट से अलग हो चुके हैं। यही नहीं, सचिन पायलट और सारा पायलट में तलाक हो चुका है।
आप शायद ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे, हम ये सब नहीं कह रहे हैं। दरअसल पायलट की ओर से दिए गए चुनावी एफिडेविट में इसका खुलासा हुआ है। खुद पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद दिए एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा। इसका भी पता नहीं कि तलाक हुआ कब, जबकि 2018 के चुनावी शपथ पत्र में इसका कोई खुलासा नहीं किया गया था। या फिर ऐसी भी चर्चा है कि जानबूझकर तथ्य छिपाए गए। यही नहीं, हम कैसे मानेंगे सचिन पायलट तलाकशुदा हैं और सचिन पायलट और सारा के तलाक की जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि सचिन और सारा का तलाक कब हुआ। पायलट ने चुनावी एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा, तभी इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई है। दरअसल पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं। पायलट ने एफिडेविट डिपेंडेंट के तौर पर अपने बच्चों आरान और विहान के नाम भी लिखे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में सचिन पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम में सारा पायलट का नाम लिखा था और इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा लिखा है। यानी कागजों को सही माने तो बीते 5 साल के अंतराल में पायलट का तलाक हो गया। यही नहीं, इससे पहले भी सचिन पायलट और सारा के अलग होने की चर्चाएं 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब चली थी। उस वक्त इन्हें अफवाहें बताकर खारिज कर दिया गया था। पायलट ने सारा पायलट से जनवरी 2004 में शादी की थी। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। 2018 में डिप्टी सीएम पद की शपथ सचिन पायलट ने ली थी और उस दौरान समारोह में सारा पायलट, दोनों बेटे और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल रहे थे। 5 राज्यों के चुनाव में मोदी के शोर के बाद भाजपा में अगर किसी और नेता का ज्यादा क्रेज दिखाई देता है तो वो नाम है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालक नाथ के नामांकन में शामिल होने आ रहे हैं। योगी बाबा बालक नाथ के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब जब फायर ब्रांड यूपी सीएम योगी राजस्थान आएंगे तो चुनावी रंगत तो जमना तय है, क्योंकि बालक नाथ को भी राजस्थान का योगी कहा जाता है। अब सभी को इंतजार है कि यूपी सीएम योगी अपने भाषण में क्या बोलते हैं। 2019 में बाबा बालक नाथ अलवर से सांसद चुने गए थे। बाबा बालक नाथ ने कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। बाबा बालक नाथ अब विधानसभा चुनाव में अलवर के तिजारा से मैदान में हैं और उनके समर्थन में पहली ही सभा कर रहे हैं खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के संग्राम के लिए तैयार है। इस चुनाव में किसे सत्ता का सिंहासन मिलेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसका फैसला प्रदेश की जनता 25 नवंबर को करेगी और फिर एक हफ्ते बाद 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आकर पूरी तस्वीर साफ करेंगे ही। लेकिन इससे पहले पिछले चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो कई रोचक तथ्य और ट्रेंड भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक तथ्य यह भी है कि प्रदेश में परिवहन मंत्री के पद पर रहने वाला कोई भी नेता अपना अगला चुनाव नहीं जीत पाया, फिर चाहे वह भाजपा सरकार में परिवहन मंत्री रहा हो या फिर कांग्रेस सरकार में। 1993 से 2018 तक के पिछले 5 चुनाव में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह देखना भी है कि क्या गहलोत के मंत्री इस चुनाव में यह मिथक तोड़ पाते हैं या नहीं। भाजपा आलाकमान एनडीए को लेकर भले ही आश्वस्त हो, लेकिन राजस्थान में एनडीए गठबंधन में शामिल जेजेपी, एलजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तीनों दलों की बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बन पाई है। बीजेपी ने तीनों दलों के लिए सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में जेजेपी ने पहली लिस्ट में 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। जेजेपी हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार में है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी का बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुड़ा के सामने बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। सियासी जानकार कहते हैं कि तीनों दल भले ही बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां ये दल हार जीत की भूमिका तय करते हैं। तो वहीं राजस्थान में जाट बाहुल्य इलाकों में हरियाणा की जेजेपी का खासा प्रभाव माना जाता है।
देवीलाल सीकर से चुनाव लड़े हैं, जबकि दल के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला दातारामगढ़ से विधायक भी रहे। जेजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। पार्टी ने कुल 30 उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि जेजेपी सीटें जीत सकती है, जबकि आधा दर्जन सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। फतेहपुर से जेजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर महरिया और दातारामगढ़ से उम्मीदवार रीटा सिंह मजबूत स्थिति में हैं। बीजेपी और जननायक पार्टी का हरियाणा में गठबंधन है। दोनों दलों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किया है, जबकि राजस्थान में दोनों ही दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान जेजेपी से ही हो सकता है। मरुधरा के रण में 3 धर्मगुरु भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक धर्मगुरु को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। चारों धर्मगुरु हर दिन अपने अपने धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना सभा में शामिल होने के साथ ही प्रवचन भी दे रहे हैं। यानी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 4 धर्मगुरु चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 3 धर्मगुरु भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एक धर्मगुरु कांग्रेस के टिकट पर है। भाजपा ने तिजारा विधानसभा सीट से बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी घोषित किया है। बालकनाथ वर्तमान में अलवर से सांसद हैं। बालकनाथ नाथ संप्रदाय की बाबा मस्तनाथ गद्दी के महंत हैं। यह गद्दी हरियाणा के रोहतक भोर में स्थित है। इस गद्दी के हरियाणा और राजस्थान में काफी अनुयायी हैं। तो वहीं सिरोही सीट से भाजपा ने देवासी समाज के धर्मगुरु ओटाराम देवासी को टिकट दिया है। देवासी समाज में भोपाजाग के नाम से प्रसिद्ध ओटाराम राजस्थान और गुजरात के देवासी समाज के धर्मगुरु हैं। वे प्रतिदिन अपनी गद्दी पर बैठकर प्रवचन देते हैं। ओटाराम देवासी पिछली वसुंधरा राजे सरकार में राज्य मंत्री रहे थे। इसके साथ ही पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर जिले की पोखरण सीट से महंत प्रतापपुरी महाराज भी प्रत्याशी हैं। प्रतापपुरी बाड़मेर जिले के तारा मठ के महंत हैं। आर्य समाज से जुड़े काफी लोग इस मठ के प्रति आस्था रखते हैं। उधर कांग्रेस ने पोखरण सीट से साले मोहम्मद को टिकट दिया है। साले मोहम्मद वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री हैं। साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर मुस्लिमों के बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर के साथ पाकिस्तान के सिंधी मुसलमानों में भी हमेशा से गाजी फकीर के प्रति काफी सम्मान रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सियासत की और गहरी बातें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनतंत्र। राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटियों का वादा किया और कहा कि सरकार में आए तो इनका लाभ मिलेगा। इसमें लोगों से मोबाइल नंबर का मिस्ड कॉल करके योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाने पर जोर दिया है। इसे लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। भाजपा नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। भाजपा नेता कहते हैं, चुनाव की घोषणा के बाद ऐसी किसी भी प्रकार की योजना जिससे कोई राजनीतिक दल आम लोगों को लालच दे, यह नियम विरुद्ध है, यह आचार संहिता का उल्लंघन है और अब इस पर चुनाव आयोग से एक्शन करने की मांग उठने लगी है। चुनावी रण में एक और खास बात मैं आपको बताता हूं। जब हमराज ही दूसरे दल का राजदार हो जाए तो कैसा लगता है, ये पूछिए गोविंद सिंह डोटासरा से। डोटासरा के राजदार रहे सांवरमल अब भाजपा के साझेदार हो गए हैं। इससे कांग्रेस की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कट्टर समर्थक माने जाने वाले सांवरमल महरिया ने भाजपा ज्वाइन की है और ये सब कांग्रेसियों के गले नहीं उतर रहा है। इससे हर कोई हैरान भी है तो अंदरूनी रूप से परेशान भी दिख रहा है। सियासी गलियारों में भी ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। सांवरमल का बीजेपी में जाना डोटासरा के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। डोटासरा के इर्द गिर्द रहने वाले कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि महरिया खुद को जूनियर डोटासरा कहते रहे और उनके तमाम कामकाज भी महरिया के पास रहे। तो अब किस बात का डर है? दरअसल चिंता इस बात की है कि महरिया ने अगर विपक्षी पार्टी के नेताओं के सामने डोटासरा से जुड़े राज खोले तो विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही विपक्षी नेता सांवरमल के जरिए इन बातों को जोर शोर से उठाकर चुनावी फायदा ले सकते हैं। यह सब क्यों कहा जा रहा है?
अंदर खाने से इसे लेकर कहा जा रहा है कि डोटासरा ने अपने नजदीकी महरिया को पीसीसी वॉर रूम वाले 7 नंबर बंगले के केयर टेकर की जिम्मेदारी सौंपी थी। यहां होने वाली बैठकों और अन्य आयोजनों की जिम्मेदारी भी महरिया के कंधों पर रही। अब कांग्रेस गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर पीसीसी चीफ के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को ही भाजपा क्यों ज्वाइन करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि डोटासरा जब शिक्षा राज्य मंत्री थे तब ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कई अन्य कामों में महरिया की भी भूमिका रही। पेपर लीक मामलों के बाद जब डोटासरा ईडी के रडार पर आए तो उसके बाद से ही महरिया ने धीरे धीरे उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि महरिया शेखावाटी की किसी सीट से चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं, लेकिन डोटासरा ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था और फिर नाराज होकर महरिया ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो कुछ कह रहे हैं कि जांच के चीटे उन तक नहीं आए, इसके लिए भी महरिया ने भाजपा में जाना ही उचित समझा। जनतंत्र की इस कड़ी में आपने देखी राजस्थान के सियासी गलियारों की वो बातें जो चुनाव की अंदरूनी तस्वीर आपको दिखाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति के गलियारों की वो बातें आपको बताने जो आपको जानना बेहद जरूरी है।